तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज मैं लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए इस सीरीज़ के पार्ट नंबर 11 को। उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी सभी इतने भी पार्ट थे वे आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये लास्ट वीडियोज़ पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपना रिकमेंडेशन ज़रूर देना। तो गाइस मैं आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहूँगा और चलिए चलकर स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देख ही लिया था कि किस तरीके से जियांग चैन पर जू युनत्यान न जाने के यू यार्ड के जूलान के फादर ने हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि जियांग चैन पर अपनी फुल फोर्स के साथ अटैक कर दिया था और उस पर अटैक करने के लिए उन्होंने अपनी गैंगजिन डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन का भी इस्तेमाल कर लिया था और उसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया है और एक छोटे से घर पर इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था ताकि वो छोटी सी घर को तबाह कर सके अपनी पावर से। लेकिन उसका एक भी अटैक उस पर काम नहीं कर रहा था तो उसके पास कोई और चारा नहीं बचा था। तो उसने अपनी जितनी भी एनर्जी के साथ यहाँ पर समन हुआ था उसके साथ अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने के लिए सोच लिया है। और एक बार जब ये पावर एक्टिवेट हो जाएगी तो यहाँ पर जितने भी 1000 किलोमीटर मतलब सॉरी 1000 नहीं शायद कुछ किलोमीटर्स की जितनी भी दूरी है आसपास का पूरा इलाका तबाह हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वह अपनी इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो वहाँ पर उस अटैक को रोकने के लिए वहाँ पर जियांग चैन की एक बहुत बड़ी प्रोजेक्शन आ जाती है और वो उस अटैक को रोकने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। लेकिन इस बात को किसी को भी समझ नहीं आ रहा तो सभी इस बात को लेकर काफी शॉक होते हैं और जो प्रेजेंस होती है उसकी जो इमेज होती है प्रोजेक्शन होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है और उसके सारे सारे अटैक को बिना किसी परेशानी के रोक रही होती है। और उसकी इतनी ज्यादा भयानक प्रेजेंस देखने के बाद आसपास के जितने भी लोग थे वो लोग इतने ज्यादा घबरा गए थे कि उन्होंने कांपना चालू कर दिया था और सभी के सभी लोग ये देखने के बाद शॉक हो जाते हैं, उनके पसीने छूट जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये कितनी ज्यादा पावरफुल प्रेजेंस है, आखिरकार ये बंदा है कौन और ये चीज कहाँ से आने में लगी हुई है। और इसे देखकर तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे कि यू हुआ पैलेस में कुछ हो गया हो। और कुछ लोग तो कई बहुत ज्यादा दूर से भी इस फेनोमेनन को देखने में लगे हुए थे और कह रहे थे क्या ये जगह मतलब ये सब सीन किसी माउंटेन में होने में लगा हुआ है उस यूएया पैलेस के। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर ग्रेट मास्टर सबसे ज्यादा पावरफुल मास्टर्स यहाँ पर आपस में फाइट करने में लगे हुए हैं। ये भगवान अब हमारा क्या होने वाला है, अगर इनकी जो अटैक्स है वो आपस में टकराता तो आसपास का जो पूरा इलाका है पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा और हमारा क्या होगा। और मुझे लगता है कि अपने हायरअप्स को जल्द से जल्द इसके बारे में बताना होगा। और दूसरी तरफ जो एम्परर होता है वह भी इस फाइट को देखने में लगा होता है और उसको देखने के बाद उसके ही पसीने छूट जाते हैं और मन में सोचते कहने में लगा होता है भले मैं यहाँ पर कितनी भी चिंता करूँ हमारे इस इमोर्टल जियांग चैन की, मुझे नहीं लगता कि मुझे इनकी चिंता करनी चाहिए, ये पहले ही इतना ज़्यादा पावरफुल है। और जो एंसेस्टर होता है वो भी इस बात को लेकर काफी ज़्यादा चिंतित होता है और इतनी ज़्यादा खतरनाक भयानक पावर को देखने के बाद उसके पसीने छूट जाते हैं और कहने लगता है अच्छा तो ये है वो उस मिस्टीरियस मैन की इतनी ज़्यादा पावर जो मुझसे यूए यांग ने उस वक्त कहा था वो बिल्कुल सही था। और जो भी लोग इस वक्त हमारे इस जियांग चैन की पावर को देखने में लगे हुए हैं मेन कैरेक्टर के, वे सभी के सभी लोग शॉक हो चुके हैं और वो इस बात को मान चुके हैं कि ये जो यहाँ पे सीनियर रहने में लगे हैं उनकी जो एक्सिस्टेंस है वो वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत और यहाँ पर जितनी भी सभी लोगों की डेस्टिनी से वो बदल चुकी है और सभी किस्मत पूरी तरह से बदल चुकी है बाद के लिए। लेकिन तो हमें जूलान को दिखाया जाता है जो कि इस बात को देखने के बाद इतनी पावर देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि जो ऑलमोस्ट क्योंकि ये मरने वाली थी लास्ट एपिसोड में। और जैसे ही वे आसमान की तरफ देखती है तो आसमान में एक जोरदार धमाका होता है जहाँ पर जियांग चैन की जो प्रोजेक्शन होती है वो उसके उतने ज्यादा पावरफुल अटैक को बिना किसी परेशानी के रोक देती है। और जूलान को अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं इतनी ज्यादा पावरफुल देखने के बाद कि मुझे प्रोटेक्ट करने वाला बंदा इतना ज्यादा पावरफुल है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो जूलिंग होती है वो अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाती है और उसे कोई बुलाने में लगा होता है, हे जूलिंग क्या ये तुम हो लिंगर, क्या तुम हो। तभी हमें जूलिंग को दिखाया जाता है कि जूलिंग सामने देखती है तो कोई उसके सामने कोई बंदा पड़ा होता है, कौन है पता नहीं। लेकिन जैसे ही वो सामने देखती है तो वो थोड़ी और ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और सामने हमें किसी एक लड़की को लेटे हुए दिखाया जाता है जिसके मुंह से आवाज बहुत ज्यादा धीरे धीरे निकलने में लगी होती है और जो कि जूलिंग से कहने में लगी होती है कि ये सच में तुम हो। और जब जूलिंग उस लड़की को जाकर देखती है तो वो कहने लगती है कि इसका चेहरा वाकई में बहुत ज्यादा बीमार दिखने में लगा हुआ है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की जो जो सामने लेटी हुई है वो जूलिंग को बुलाने में लगी हुई है और कहने लगती है क्या ये सच में तुम हो। और जूलिंग जब इसकी आवाज़ को सुनती है तो कहने लगती है, इसकी आवाज़ सुनने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल भी अनरियलिस्टिक है, लेकिन मुझे फिर भी पता हुआ है कि आखिरकार ये है कौन। तभी वो जो लड़की लेटी हुई होती है वो उससे कहने में लगी होती है कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम मेरे पास आ सकती हो। और जूलिंग बिना किसी परेशानी के उस लड़की की तरफ बढ़ने लगती है और जो लड़की वहाँ पर बैठी लेटी हुई होती है उस समय पर उसके हाथ कंपा रहे होते हैं और वो जूलिंग को बुला रही होती है और जूलिंग भी बिना किसी परेशानी के उसके पास पहुंच जाती है और जाकर सीधा उसका हाथ पकड़ लेती है। और हमें पता चलता है कि लड़की और कोई नहीं बल्कि मैं यहाँ पर जूलिंग की मॉम ही है और वो डायरेक्टली जाकर अपने मॉम का हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ने के बाद जोर जोर से रोना चालू कर देती है जिसके कारण उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो कहने लगती है मदर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपकी जो बेटी है वो आपको देखने के लिए यहाँ पर आ चुकी है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकूँगा आप तक पहुँचने के लिए।
और दूसरी तरफ मन में दोस्तों कहने लगते हैं कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। मैं समझ सकती हूँ कि ये बस मेरी में एक इमेजिनेशन है, लेकिन मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रही हूँ इस वक्त। लेकिन मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी लाइफ में मुझे एक ऐसा मौका मिलेगा जब मैं अपनी मॉम से मिलूंगी। और जैसे ही जूलिंग की मॉम जब जूलिंग को देखती है तो वो काफ़ी तो खुश होती है, और वो जूलिंग को देखने के बाद कहने लगती है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी हो और इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी हो। और जूलिंग भी अपने मन में सोचते कहने लगती होती है कि आखिरी बार अब मुझे समय मिल चुका है, तो मुझे अपनी मैम को अच्छी तरीके से गुड बाय कहना चाहिए। और वो अपनी आखिरी बार अपनी मॉम से बात कर रही होती है अपनी कॉन्फिडेंस में। और उसकी जो मॉम होती है वो उससे कहने लगती है, मुझे तुम्हें एक हक करना है, क्या मैं कर सकती हूँ? ये बात सुनने के बाद वो काफ़ी तो इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और दूसरी तरफ तब भी सामने जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो सामने वह जियांग चैन का चेहरा देखती है। और हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग चैन होता है वही अपने हाथों में जूलिंग और जूलिंग की मॉम को पकड़े हुआ है। और एक यहाँ पर एक बहुत बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन दिखाया जाता है हमें। तभी यहाँ पर हमें जू जुनियान को दिखाया जाता है, जहाँ पर जोर से उसके कॉन्शियसनेस में कोई इसके दिमाग में जोरों से चिल्लाते हुए लगता है, जू जुनतान। इसको देखने के बाद एक पल के लिए तो वो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है, और वो समझ नहीं आ पा रहा होता कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है और ये कौन सी जगह है। वो अपने आप को एक अलग से कवर पाता है और सामने देखता है कि यहाँ पर जूलिंग, छोटी वाली जूलिंग और उसकी मॉम उसके पास आ रहे हैं। और ये देखने के बाद उसके पसीने छूट जाते हैं और कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसकी मॉम तो मारी गई थी और यहाँ पर ये सब क्या चलने में लगा हुआ है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो जूलिंग की मॉम होती है वो एक थप्पड़ मारती है जू जुनतान की इतना भयंकर कि उसके मुंह से जोरों से खून निकलने लगता है, और वहीं पे जोरों से चिल्लाना चालू कर देता है। और जूलिंग की मॉम उसके थप्पड़ मारने के बाद उसके कहने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जैसा तुम चाहते हो वैसा तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं होगा, और तुम्हारी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होंगी। और एक बात हमेशा याद रखना कि मेरी इतनी द प्रीसियस डॉटर को अगर तुमने आगे से बुली करने की कोशिश की तो तुम याद रखना तुम्हें इसका पछतावा होगा पूरी जिंदगी भर। और जो छोटी जूलिंग होती है वो भी उसे जीप बिलाकर चढ़ाना चालू कर देती है, काफी ज्यादा मजा आया। और दूसरी तरफ हमें बाहर का सीन, रियलिटी का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर इतने भी लोग होते हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल देखने के बाद कभी तो घबरा जाते हैं। और कुछ भी कहने लगता है, जरा इस आसमान को देखो, आसमान चमचमाने में लगा हुआ है और पूरा का पूरा जो जू क्लैन है वो पूरी तरीके से यहाँ से मिट चुका है। और तभी जो अंकल लान होते हैं वो जूलिंग को देखते हैं तो देखते हैं कि जूलिंग की आंखों में से आंसू निकलने में लगे हुए होते हैं, और वो भी घबरा जाते हैं और उसके कहने लगते हैं, यंग मिस आप क्यों रोने में लगी हुई हो? और तभी जूलिंग मुड़कर देखती है तो उसे होश में आती है और पता चलता है कि उसकी आंखों में से आंसू निकलने में लगे हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? और वो अंकल लान के पास जा रही है, कहने लगती है, मुझे नहीं पता अंकल लान ऐसा क्यों होने में लगा हुआ है, लेकिन मैं अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पा रही हूँ। आखिरकार मेरे साथ ये सब क्या होने में लगा हुआ? कल्याण कहने लगते हैं, यंग मिस मुझे लगता है कि आपकी आंखों में कुछ चला गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने हेवनली सेवरिंग मल्टीज की जो एनर्जी है, पावर है, उसको ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए शायद ऐसा तो नहीं हो रहा है क्या? और सभी उससे पूछने लगता है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं पर मतलब बेकार तो महसूस नहीं हो रहा? तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जंग चैन की जो नींद होती है पूरी तरीके से पूरी हो चुकी होती है, और सब कुछ मैटर फाइट वाइट खत्म होने के बाद, नींद खुलने के बाद अपने दरवाजा खोलते हुए बाहर निकलता है और उबासियां लेता है। और बाहर जैसे देखता है तो वो शॉक हो जाता है देखकर, क्योंकि वहां पर इतने भी लोग होते हैं, वो सभी के सभी लोग जंग चैन को देखने में लगे हुए होते हैं। उनकी आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा तारीफ करने वाले हैं, और वो सभी के सभी लोग जियांग चैन पर टूट पड़ते हैं। और जियांग चैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब कर क्या रहे हैं। और सभी के सभी लोग इस बात को देखने के बाद कहने लगता है कि मुझे हमें लगता है कि सीनियर अभी भी हमें अपनी सच्चाई के बारे में नहीं बताना चाहते, और वो हम एक मॉडल की लाइफ जीना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो हमें इनकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। और वो खाना बनाने के लिए तैयारी चालू रख देते हैं फिर से। और ये सब होने के बाद हमें दूसरी तरफ एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा बहुत जोरों जोरों से हाँफने में लगा हुआ है। और नेक्स्ट सीन में हमें जू क्लैन का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर और कोई नहीं है बल्कि में जू युक्त्यान होता है, जिसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, और वो वहीं पर पड़ा हुआ है अपने गुंडों के बल, और कह रहा होता है, आखिरकार ये सब चल क्या रहा है और मेरी हालत ऐसे कैसे हो गई? और हमें दिखाया जाता है कि उसके मुंह से खून निकलने में लगा हुआ है। इस वक्त वह काफी तक गुस्से में है, और इतनी तक गुस्सा होने के कारण उसके मुंह से और खून निकलने लगता है, और उसकी हालत बहुत तक खराब हो रही होती है। और जोरों जोरों से खांसना चालू कर देता है और कहता है, मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि मेरा जो कल्टीवेशन लेवल है वो 3 लेवल से, आई मीन 3 रियलमी से कम हो चुका है। मेरा जो प्रोजेक्शन अवतार था उसमें इतना ज़्यादा डैमेज दिया है उस बंदे ने कि डायरेक्टली मुझ पर हिट किया, और मेरी 3 लेवल कम हो चुकी हैं। अगर इस वक्त मेरे अवतार ने उस बंदे से फाइट नहीं की होती तो अभी तक मैं अब तक अपनी सोल भी खो चुका होता। और जब वो इस बारे में सोचने में लगा हुआ होता है तभी वहां पर एक बंदा आता है और आके सीधे जूही अंत्यान से कहने लगता है, जरा अपने आप को देखो तो जरा, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम फेल हो चुकी हो अपने काम में। ये बात तो वाकई में बहुत शर्मनाक है, और तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे पास कोई भी होप नहीं बची हुई है। लेकिन मैं अभी भी तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा शुक्रिया करना चाहूंगा, क्योंकि तुमने मुझे कुछ इतना ज्यादा अच्छा जो दिखा दिया है। तभी यहाँ पर एक नए बंदे की एंट्री को हमें दिखाया जाता है जो देखने में काफी तो भयानक लग रहा है। और वो बंदा अपनी बड़ी सी आंखें, डरावनी आंखें खोलते हुए कहने लगता है कि हम किसी दिन ना किसी दिन जरूर मिलेंगे मिस्टीरियस मैन।
तभी नेक्स्ट सीन में हमें हमें युनवांग को दिखाया जाता है। यहाँ पर युनवांग अपने मन में सोच तो कहने में लगी थी कि जब मैं उस एक्सपर्ट से पहले मिली थी उससे पहले मैं बिल्कुल भी किसी भी काम की नहीं थी और मेरे पास इतनी पावर भी नहीं थी। लेकिन अब जरा मुझे देखो, मैंने अपने इस फिनिक्स रवीना को क्रॉस कर लिया है और मैं वापस से राख से दोबारा से मैंने जन्म लिया है और मैं पहले मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुकी हूँ और एक असली फिनिक्स के तौर पर मैं पैदा हो चुकी हूँ दोबारा से। और उन सीनियर से मिलने से पहले मैंने अपनी इस इमॉर्टल फिनिक्स सागी को जगाने के लिए न जाने कितनी बार इससे पहले मैंने अपनी जान की दाव लगा दिया अपनी जान को दाव पर लगा दिया था ताकि मैं अपनी इस इमॉर्टल फिनिक्स बॉडी को जगा सकूं। लेकिन उनके मिलने के बाद मैंने बिना किसी परेशानी के अपनी इस इमॉर्टल फिनिक्स बॉडी को जगा लिया है। और उससे पहले तो मैं चाहे इतनी कोशिश कर लूँ, मैं अपनी उस फिनिक्स बॉडी को बिल्कुल भी जगा नहीं पा रही थी और आखिर में आकर मैं उन सीनियर से मिलने के बाद ही इस बॉडी को जगा पाई हूँ और मैंने अपनी पूरी पूरी किस्मत को बदल दिया है। और चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपना जो कर्ज है मुझे उनको चुकाना ही होगा। जब युनवांग अपनी कल्टीवेशन करने में लगी हुई थी, दूसरी तरफ जो युएयांग होती है वो उसकी कल्टीवेशन को देखने के लिए आती है और देखने के बाद अपन में सोचते कहने लगती है कि जो मेरी सिस्टर की जो कल्टीवेशन है वो जल्द ही कंप्लीट होने वाली है। इस बात का मुझे एहसास होने में लगा हुआ है क्योंकि वो उसकी एनर्जी को महसूस कर रही है दूर से ही। और मन में सोचते कहने लगती है कि अगर ऐसा हो जाता है तो ये हमारे क्लैन की पावर के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। जैसे ही वो अपनी कल्टीवेशन पूरा करने के लिए अपने घर पर यानी कि अपनी प्लेस पर वापस आ जाएगी तो मैं उससे वापस उससे बात करने के लिए उसके पास जरूर जाऊंगी। आखिरकार मैं उसकी सिस्टर जो हूँ, जो बचपन से लेकर आज तक उसके साथ ही बड़ी हुई हूँ और मैं इस बात की उम्मीद करती हूँ कि उसके दिमाग में जो मेरे शब्द हैं वो उस मेरे शब्द ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस मिस्टीरियस मैन से, जिस बंदे को वे सिर्फ अभी कुछ समय से ही जानती है। लेकिन अचानक से वो किसी और की प्रेजेंस को महसूस करती है और वो शॉक हो जाती है और वो देखती है तो वो उस हॉलीलैंड के जो लॉर्ड होते हैं और वो एंसेस्टर होते हैं वे यहाँ पर आ जाते हैं और वो इसे देखकर कहने लगती है क्या हमारे एंसेस्टर और हमारे जो लॉर्ड है वे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और तभी वहाँ पर जो एंसेस्टर होता है वो हमारी इस युएयांग से कहने में लगा होता है कि यहाँ पर ह्यूमन रेस के जितने भी यहाँ पर ग्रेट मास्टर थे मैंने उनसे जाकर बात कर लिया है। और जब हम अपने घर पर अपने पैलेस पर वापस जा रहे थे तभी अचानक से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस हुई और हमें जो युएयांग का जो ऑरा है वो हमें महसूस होने में लगा था, इसलिए हम उसे देखने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। ये बात देखने के बाद जो युएयांग होती है वो कहने लगती है सिस्टर की आंखें वाकई बहुत ज़्यादा तेज है। मैं भी यहाँ पर अपनी सिस्टर को जो ऑरा है वो भी महसूस कर सकती हूँ कि मेरी सिस्टर और द पावरफुल बनती जा रही है और मुझे लगता है कि वे जल्दी कल्टीवेशन के इस प्रोसेस से जल्दी बाहर आ जाएगी कंप्लीट करने के बाद। ये बात सुनने के बाद वो एंसेस्टर भी कभी तो खुश होने लगता है, हंसते हुए उससे कहने लगता है कि अब समय आ चुका है कि हमारे जो क्लैन की हमारे जो हॉलीलैंड की पावर है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। उस मिस्टीरियस मैन के द्वारा मुझे कुछ समय पहले जब मैं उससे मिलने के लिए गया था उससे जो इतना भयानक और खतरनाक ऑरा मुझे उस समय जो महसूस हुआ था उसके लेकर मैं काफी ज्यादा अनक्सियस हो चुका था और वो बंदा इतना ज्यादा भयानक था कि मुझे उसकी देखते ही बहुत ज्यादा डर लगने लगता था और उसकी जो पावर थी इसका तो मैं बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि आखिरकार में बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो युनवांग होती है वो अपनी इमॉर्टल फिनिक्स बॉडी को ट्रांसफॉर्म होने में लगी हुई होती है और एंसेस्टर कहने लगता है कि अब जबकि युनवांग की जो कल्टीवेशन है वो कंप्लीट हो चुका है तो मैं अब चैन की सांस ले सकता हूँ आराम से। अब जबकि यहाँ पर युनवांग और युएयांग यानी कि तुम अब हमारे इस हॉलीलैंड में मौजूद हो, तुम दोनों के होने के बाद तो हमारे हॉलीलैंड के लिए ऐसा है जैसे कि हमने एक शेर के पीठ पर पंख लगा दिए हो। और तो और हमारे पास जो कल्टीवेटर्स हमने गैदर किए हैं यहाँ पर इकट्ठे किए हुए हैं और हॉलीलैंड में भी यहाँ पर इतने भी कल्टीवेशन में इकट्ठे किए हुए हैं, इन सभी को बुलाने के बाद मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि अब हमारी जो पावर है, आर्मी की जो पावर है वो उस बंदे से काफी ज्यादा पावरफुल है। ये बात सुनने के बाद जो हॉली लॉर्ड होता है वो कहने लगता है कि अगर हम उस बंदे से जीत नहीं पाए तो हम प्लान बी का इस्तेमाल करेंगे और ये बंदा एक स्नीक प्लान को चुपके से अटैक करने के लिए प्लानिंग करने में लगा हुआ है। और दूसरी तरफ जो युएयांग होती है वो भी काफी सीरियस हो जाती है और वो कहने लगती है मैं अपनी सिस्टर से उम्मीद करती हूँ कि उसकी आंखें इतनी अच्छी हो कि वह सच्चाई का पता लगा सके और उस खतरनाक डेविल मैन से दूर रहे और उसकी बातों में ना आए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पूरी की पूरी जो दुनिया है वो बुराई के हाथों में ना पड़ जाए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो युनवांग होती है वो अपनी फिनिक्स ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने वाली होती है। तभी हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक जोरदार लाइट चमकती है आसमान में और हमें दिखाया जाता है कि उस लाइट में से और कोई नहीं है बल्कि मैं युनवांग ही निकलती है और वो काफी तो खुश हो रही होती है और कह रही होती है अपने आप से ही कि मेरे जो कल्टीवेशन लेवल है वो पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा बढ़ चुका है और मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक और काफी ज्यादा खुश हूँ। और मुझे ये भी महसूस होने में लगा हुआ है कि मेरी अभी की जो एबिलिटीज है वो मेरी सिस्टर के मुकाबले में काफी ज्यादा है। अगर मैं अपनी सिस्टर के बारे में यहाँ पर बात करूँ तो मुझे इस अच्छी गुड न्यूज के बारे में एक्सपर्ट को जाकर जल्दी जल्दी बचाना होगा और वो वहाँ पर उड़कर फ्लाइंग करते हुए वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही जो युएयांग होते हैं वो अपनी सिस्टर को वहाँ से उड़ते हुए जाकर देखती है तो वो खुद शॉक हो जाती है और कहने लगती है बास्टर्ड आखिरकार तुम कहाँ जाने में लगी हुई हो, तुम्हारी सिस्टर तो यहाँ पर मौजूद है। और उसके जो एंसेस्टर होते हैं वो भी इस बात को लेकर शॉक हो जाते हैं और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और उसका मुंह फटा रह जाता है। और भाई साहब इसका जो हॉली लॉर्ड होता है उसका भी मुंह फटा रह जाता है और किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता।
कि आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है। यहाँ पर उसकी सिस्टर जुड़ते चिल्लाते कहने लगती है कि तेरी हिम्मत कैसी है, तुम वहाँ पर जाने की हिम्मत ही मत करना और तुम वहाँ पर नहीं जा सकती हो, अब जल्दी से वापस आ जाओ। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो यूनोंग होती है वो उसकी घंटा बात सुनने वाली और वो वहाँ पर बिना किसी परेशानी के उड़ते हुए चली जाती है। और दूसरी तरफ इस वक्त जो यूनोंग होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है और वो इस वक्त जियांग चैन के घर के पास पहुंचने के बाद वो काफी तो खुश होती है और वहां जाते ही उसे एक फैमिलियर सेंट महसूस होती है और अंदर जाते ही उसे कुछ अजीब तरीके का ऑरा महसूस होता है और वो कहने लगती है यहाँ पर सिर्फ हमारे एक्सपर्ट का ही ऑरा मौजूद नहीं है, यहाँ पर कुछ इतने ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट हैं जो यहाँ पर गैदर हो रखे हैं और इकट्ठे हो रखे हैं। आखिरकार यहाँ सब चल क्या रहा है ये सब। और तो और जिन लोगों का मैं ऑरा महसूस करने में लगी हुई है वो कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है, वे काफी ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल लोग हैं। तभी जैसे ही वो जियांग चैन को देखती है वो उसकी काफी तो खुश हो जाती है और क्या लगती है ये तो मेरे सीनियर है, जरा इन्हें देखो तो जरा, इनको देखने के बाद ये वाकई में बहुत पावरफुल और काफी ज्यादा मिस्टीरियस दिख रहे हैं। दूसरी तरफ जियांग चैन को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों से कहने में लगा होता है सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए। मैं इस बात को जानना चाहती हूँ कहीं मैं अचानक तो यहाँ पर उनसे सीनियर से मिलने के लिए नहीं आ गई हूँ, कहीं उनके लिए ज्यादा शॉकिंग तो नहीं हो जाएगा। और वो इस वक्त काफी ज्यादा शर्माने में लगी हुई थी जिसके कारण उसका चेहरा टमाटर से लाल पड़ जाता है और कहने लगते हैं खैर इस बारे में भूल जाओ, चलो सीनियर से मिलने के लिए जाते हैं। तभी वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी देख सिनेमा में दिखाया जाता है कि जो जियांग चैन होता है वो यूनलान के पास आ जाता है। तभी यूनलान उससे कहने लगती है मास्टर आप आ गए। तभी जियांग चैन उससे कहने लगता है मैं बस सोने के लिए गया था, मैंने अपनी एक झपकी ले ली और आ गया। और जैसे ही वो जो यूनलान होती है वो देखती है कि इसके पास एक लड़की है तो वो देखने के बाद शौक हो जाती है और उसका जितना भी प्यार होता है वो हवा में उड़ जाता है और उसका मुंह फटा भरा रह जाता है और क्या लगती है आखिरकार ये लड़की कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है। जरा एक मिनट रुको, इस बॉडी को जो ऑरा है वो हेवनली साउंड सैक्रेड बॉडी की तरह महसूस क्यों होने में लगा है मेरे को, क्या ये लड़की क्वीन या हॉलीलैंड से है। तभी वहाँ पर जो जूलिन होती है वो पहुंच जाती है और उससे कहने लगती है सीनियर क्या आपने अच्छे से आराम किया है। तभी जो सीनियर होता है यानी कि यांग चैन होता है वो उससे कहने लगता है हाँ मैंने अच्छे से आराम किया है। इसको देखने के बाद जो यूनलांग होती है यूनलांग होती है वो एकदम से शॉक हो जाती है और भाई उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है और क्या लगती है अब यहाँ पर ये एक और लड़की कौन है, ये कौन सी आ गई है। और तभी सामने वो कुयुन जी को देखती है तो वो कभी शॉक हो जाती है और क्या लगती है ये बुढ़ा आदमी वही तो नहीं है जो हमारे एंसेस्टर का आर्क एनिमी है, आई मीन राइवल है, जो कि हमारे एंसेस्टर से फाइट करना चाहता था। दूसरी तरफ में दिखाया जाता है कि जो अंकल लान होते हैं वो उससे कहने लगते हैं मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें एक विजिटर आए हैं हमारे घर पर। तभी जो कुयुन जी होती है वो महसूस करता है और कहने लगता है कि यहाँ पर एक जूनियर आई हुई है, क्या ये तुम्हारी एक्वाइंटेंस है। तभी जियांग चैन नोटिस करता है तो वो मन में सोचते कहने लगता है हमारे साथी के बारे में बात करो तो यहाँ पर दो ऐसे लोग थे जो मेरे साथी थे। और वो काफी तो उदास होती है और वो कहने लगते सीनियर जब मैं आपके पास नहीं थी तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो। मैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी एग्री नहीं होती हूँ। और वो जो यूनोंग होती है वो डायरेक्टली जाकर जियांग चैन के गले लग जाती है। ये चीज देखकर हमें पता चलता है कि इस वक्त ये यूनोंग है तो एक बहुत ज्यादा गंदी तरीके से जेलस हो रखी है कि इसके पास ऑलरेडी दो लड़कियां हैं, जब मैं यहाँ पर नहीं मौजूद थी तो आप मुझे चीट कैसे कर सकते हो, ऐसा सोचने में लगी है। और जैसे ही वो जाकर जियांग चैन गले लगती है तो जियांग चैन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कई लड़की करने में क्या लगी है, ये चाहती क्या है मुझसे और टोटली शॉक होता है। और जो यूनोंग होती है वहाँ पर रोना चालू कर देती है। ये देखने के बाद जो अंकल लान होते हैं और जो कुयुन होती है उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है ये सब चल क्या रहा है। और दूसरी तरफ जो जूलिंग होती है और जो यूनलांग होते हैं वो भी कुछ एकदम से शॉक हो जाते हैं और क्या लगते हैं आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, यहाँ पर ये लड़की कौन है और आकर हमारे मास्टर को गले कैसे लगा लिया इसने। तभी नेक्स्ट सीन में हमें कुछ बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक टकला होता है, वो किसी पे चिल्लाते हुए क्या लगता है जरा अपने आप को देखो तो जरा, तेरी हिम्मत कैसी हुई हमसे इस तरीके से बात करने की, तेरे पास बस इतना ही पैसा था, जल्दी से हमें जो कर्जा लिया है तुमने मुझसे हमें जल्दी से हमारा पैसा वापस कर दो। अगर मैंने आज तुम्हें यहाँ पर बुरी तरीके से नहीं पीटा तो तुम हमारे शब्दों को बिल्कुल भी नहीं मानोगे कि हम तुम्हें बिल्कुल भी धमका नहीं रहे, तुम्हें लगेगा कि हमसे पैसा लेना इतना आसान है। तभी हमें छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जो कि रोते हुए उससे कहने में लगा होता है मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास अभी इतना ही पैसा है, मेरी जो मदर है वो इस समय बहुत ज्यादा बीमार है और मैं अपनी मदर का ट्रीटमेंट करवाना चाहता हूँ इन पैसों से, प्लीज हमें मुझे थोड़ा और मोहलत दे दीजिए। अगर आप मुझे थोड़ा समय दे दे तो जब मेरी मदर पूरी तरीके से क्योर हो जाएगी तो मैंने जितना भी पैसा आपसे लिया है सारा का सारा पैसा हम आपको वापस कर देंगे। ये बात सुनने के बाद वो टकला काफी तो भड़क पड़ता है और उससे क्या लगता है कि तुम यहाँ पर बकवास करना इस तरीके से बंद करो और डायरेक्टली जाकर उसके सर के बालों को पकड़ता है और उस पर अटैक करने लगता है। जैसे ही वो उस पर अटैक करने के लिए होता है तभी हमें खून खून दिखाया जाता है हर तरफ और हमें दिखाया जाता है कि वो जो टकला होता है उसका जो जिस हाथ से उस लड़के को पकड़ा हुआ होता है उसका पूरा पूरा हाथ कट चुका है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी कुछ रेस आती हैं और उस बंदे को पूरी तरीके से चीथड़े उड़ा देती है और चारों तरफ से खून ही खून आ जाता है। तभी हमें पीछे से एक बंदे को आती हुई दिखाया जाता है। ये बंदा एकदम से उसकी पूरी पूरी सारी की सारी आंखें लाल होती हैं और एक नए बंदे की एंट्री होती है जिसे चारों तरफ से एक स्केलेटन से घेर कर रखा हुआ है जो कि देखने में काफी ज्यादा भयानक होता है। ये एक डीमन है और दो स्नेक टाइप के मुंह वहां से बाहर निकल जाते हैं और जो टकला होता है वो देखने के बाद क्या लगता है ये बंदा तो डीमन ट्राइब का मॉन्स्टर है
और वो वहाँ से अपनी जान बचाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। तभी छोटा बच्चा होता है वो उस डीमन के पास जाता है और उसका शुक्रिया कहता है और क्या लगता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी जान आपने बिल्कुल बचा ली है। जब आप मेरी जान बचा रहे थे तो आप वाकई में बहुत ज़्यादा कूल लग रहे थे, आप तो वाकई में मेरे बेनिफैक्टर हैं, मैं आपको किसी भी तरीके से रिपे करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनने के बाद जो डीमन होता है वो उससे कहता है, क्या तुम मुझे सच में रिपे करना चाहते हो? ये बात सुनने के बाद वो बच्चा उससे कहता है, हाँ बिल्कुल। तभी वो डीमन उसको देखता है और उससे कहता है, तुम्हारी जो स्पिरिचुअल रूट्स है वो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी है। और वो अपने 2 स्केलेटन जैसे हाथ होते हैं वो उस बच्चे पर छोड़ देता है और उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम्हारी जो स्पिरिचुअल रूट है मैं उसका इस्तेमाल करूंगा अपने स्पिरिचुअल वेपन बनाने के लिए। ये वाकई बहुत ज़्यादा अच्छे स्पिरिचुअल रूट है स्पिरिट वेपन्स के लिए। और वो डायरेक्टली उस बच्चे को पकड़कर उसकी स्पिरिचुअल रूट को एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है और उससे कहने लगता है, स्पिरिचुअल रूट के ओनर अपनी सोल को यानी कि अपनी आत्मा को मेरे हवाले कर दो और इसी तरीके से तुम रिपे करोगे मुझे। भाई मार दिया, बचाने का मतलब क्या निकला फिर। और इसी तरीके से उसकी पूरी की पूरी सोल को बिना किसी परेशानी के एब्जॉर्ब कर लेता है और वो काफ़ी तो खुश होता है और कहने लगता है कि एक इंसान की सोल काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और हम उसकी सोल का इस्तेमाल कर कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं। तभी हमारी स्टोरी वहाँ पर पहुँचती है जहाँ पर जो जुनवांग जो होती है वो इस वक्त यांग चेन को गले लगा लेती है और इस वक्त वो बहुत ज़्यादा जेलस होती है और वो पावर मारने में लगी हुई होती है। लेकिन इस सिचुएशन के बारे में किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इस सब क्या चलने में लगा हुआ है। और यांग चेन भी सरप्राइज होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है और सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा असर तो पड़ता है जू लिंग पर, जो कि इस वक्त इतनी तो गुस्से होती है कि उसकी आंखें फूट जाती हैं। तभी यांग चेन सबसे पहले तो अपने आप को युनवांग से दूर करता है और उससे क्या लगता है, ओ यहाँ पर हमारी मिस यूनियन यहाँ पर आ चुकी है। और यांग चेन सरप्राइज होते क्या लगता है, ये मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी लड़की ने अपनी इच्छा अनुसार मुझे इस तरीके से हक किया है। और वो काफी तो शर्मा जाता है, उसका चेहरा टमाटर लाल पड़ जाता है और क्या लगता है, ये मिस आपको क्या हुई है, आप इस बार क्यों आई है यहाँ पर। तभी जो युनवांग होती है वो काफी तो शर्मा रही होती है और उसका चेहरा टमाटर के लाल पड़ा हुआ होता है और वो उसकी तरफ देखती है और उसको देखने के बाद उससे क्या लगती है, इस वक्त मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करने के लिए आई हूँ सीनियर, आपने जो मुझे इधर तक गाइड किया है और मेरी मदद की है गोल्डन कोड मिड स्टेज तक पहुंचने के लिए। मुझे लगता है कि मैंने आपको काफ़ी समय से देखा नहीं था, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी और मैं अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाई थी और मैं इस बात के लिए आपसे माफ़ी भी चाहती हूँ। लेकिन जैंग चैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो मन में सोचते क्या लगता है, ये ब्रेक थ्रू कर गई है गोल्डन कोड रियल में, क्या जो मैंने इसे स्टोन के स्ट्रक्चर दिया था, आई मीन जो बेचा था, मैं तो बस इसे अपना कुछ पैसे कमाना चाहता था उसे बेचने के बाद। लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि इसको इतनी ज़्यादा मदद मिल जाएगी उससे। आखिरकार मुझे इसका किस तरीके से रिप्लाई करना चाहिए, आखिरकार वो मेरे सिर्फ ऑर्डिनरी स्टोन स्क्रिप्चर्स हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ गलतफहमी हो रखी है। और तभी जो युनवांग होती है वो उससे पूछने लगती है, वैसे एक बात बताइए सीनियर, क्या ये जितने भी यहाँ पर जो लोग मौजूद है वे आपके साथ रह रहे हैं क्या? ये बात सुनने के बाद जैक चैन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और उससे कहने लगता है कि अगर करता हूँ अचानक से ये क्यों पूछ रही है मुझसे। तभी जो कुन यूनजी होता है वो डायरेक्टली उससे कहने लगता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम सभी के सभी लोग यहाँ पर सीनियर जैक चैन से कुछ ना कुछ सीखने में लगे हुए होते हैं। ये सब सुनने के बाद जो युनवांग होती है वो यहाँ पर कुछ सोचने में लगी होती है और उससे कहने लगती है, अगर ऐसी बात है सीनियर तो मैं भी यहाँ पर रुककर आपके साथ रहना चाहती हूँ और आपसे सीखना चाहती हूँ। और ये कहती है, उसके भी चेहरा पूरी तरीके से टमाटर से लाल पड़ गया होता है। लेकिन यहाँ पर जैंग चैन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, भाई उस लड़की की फीलिंग्स के बारे में भी तो कुछ सोच। और वो इस बात को देखने के बाद शौक हो जाता है। तब ये युनवांग होती है वो उससे कहने लगते हैं, मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि तुम मेरी सिस्टर से ऑलरेडी मिल चुके होगे, जो कि इस वक्त यूए हॉलीलैंड के सेंटेस है, यूए हुआंग। ये बात सुनने के बाद जो अंकल लान होते हैं वो शौक हो जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब है जो सेंटेस है जो कि शेन जियाओ के साथ आई थी वो तुम्हारी सिस्टर है? और कुनयुनजी मन में सोचते कहने लगता है कि मैंने ये बात सुनी है, जो सेंटेस है यूए हॉलीलैंड की उसकी एक यंगर सिस्टर भी है। अच्छा, तो अब मैं उसे देख रहा हूँ तो ये उसकी यंगर सिस्टर, पर मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि इसकी बॉडी की जो पावर होगी वो उसकी सिस्टर से बिल्कुल भी इंफीरियर नहीं होगी। तभी जो युनवांग होती है वो उससे कहने में लगी होती है, मैं अपनी सिस्टर के साथ सेंटेस की पोजीशन के लिए कम्पीट करना चाहती हूँ, तो सीनियर मैं उम्मीद करती हूँ इस बात की कि आप मुझे ट्रेन करोगे। ये बात सुनने के बाद दोनों के दोनों जो अंकल लान होते हैं और जो कुनयुनजी होती है वो कहने लगते हैं कि तुम दोनों के दोनों तो पहली बात तो सिबलिंग्स हो, तो तुम्हें इस तरीके से फाइट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम दोनों के दोनों ही सेंटेस बन सकते हो। ये बात सुनने के बाद युनवांग उससे कहने लगती है, इन सिस्टर आप इस बात को बिल्कुल नहीं समझोगे, इस वक्त जो हमारे सीनियर है वो हमारे सीनियर का बिल्कुल एडवांटेज आई मीन फायदा उठाने में लगी हुई है और दूसरी तरफ उसकी बुराई भी करने में लगी हुई है। और एक बार मैं सेंटेस बन जाऊंगी तो मैं उसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगी सेंटेस बनने के बाद। ये बात सुनने के बाद जो कुनयुनजी होता है वो शौक हो जाता है और वो मतलब काफी तो खुश होता है और एक्साइटेड होते है। उससे क्या लगता है, क्या सच में वो हमारे इस सीनियर के अगेंस्ट है? क्या वो अपने सीनियर को यानी कि यूए हॉलीलैंड की जो सेंटेस है बाकी में अपने सीनियर को डरा सकती है? उसमें इतनी हिम्मत है, हा 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 हा। और क्या लगता है, मुझे लगता है कि आपकी जो चिंता है वो बस बेमतलब की है।
खैर अगर लेकिन आप सीनियर के बगल में सीनियर के साइड में रहती हो तो आप वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो कर जाओगे, और इस बात के लेकर मैं गारंटी भी दे सकता हूँ कि आपकी पावर भी इंप्रूव कर जाएगी। और तो और ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है कि अगर आप अपनी स्टार्ट इस नेगेटिव इमोशंस के साथ करो। और तो और आपका जो फेट है, आपकी जो किस्मत है, वो सीनियर के साथ जुड़ी भी होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो शायद आपको मौका मिल जाए। ये बात सुनने के बाद हीरो वहाँ कतई शॉक हो जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और क्या लगती है। मैं इस बात को लेकर पूरी तरीके से श्योर हूँ। जो यूए हॉलीलैंड के जो एंसेस्टर है वो इस वक्त काफी एक तरीके से माने जाए तो दुश्मन है, एनिमी है। लेकिन जरा इन्हें देखो तो जरा, ये एंसेस्टर होने के बाद भी वह मुझे अपनी इस तरह की पोजीशन में होने के बाद भी मुझे एनकरेज करने में लगे हुए हैं। ये सीनियर के साथ इतने समय रहने के बाद आखिरकार ऐसा क्या इन्होंने महसूस किया है जो ये इतने ज्यादा बदल चुके हैं। लेकिन जियांग चन को काफी तो शौक होता है ये बात सुनने के बाद, और क्या लगता है, क्या तुम सच में मेरे साथ रहना चाहती हो? क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी? और बुद्धू तब जियांग चन मन में सोचते कहने लगा होता है, हे भगवान, यहाँ पर और लोग रहने के लिए आ चुके हैं मेरे पास। क्या मैं सच में इतना ज़्यादा अच्छा हूँ जितना ये लोग कहते हैं मुझे? और तो ये पहले भी आ चुकी है। मुझे पता है कि ये लड़की थोड़ी बहुत साइको जैसी हरकतें करती है, लेकिन ये मेरे अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे बीच में किसी प्रकार की कोई गलतफहमी हो चुकी है जो कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ? तभी यूनोहांग मन में सोचते कहने लगती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या करना पड़े, मैं अपनी सिस्टर से पावरफुल बनकर ही रहूंगी। कई सालों से मुझे उससे कंपेयर किया जा रहा है अपनी सिस्टर से। मैं भी यूए हॉलीलैंड की प्राइड बनना चाहती हूँ और गर्व से वहाँ पर चलना चाहती हूँ। मैं किसी साइंटिस्ट की सिस्टर होने के नाते वहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ, बल्कि मैं अपना भी एक ईगो है भाई, अपना भी एक लेवल है, मैं उस लेवल पर जाना चाहती हूँ, अपनी खुद की इज्जत बनाना चाहती हूँ। और इतना सोचते हुए ये सोचने में लगी होती है, तभी वहाँ पर जो युल्लान होती है उसके पास आती है, उसके अंदर पर हाथ रखती है और उससे कहने लगती है, मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा लॉन्ग जर्नी से यहाँ पर आई होगी। मुझे पता है ना, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? और हमारे जो सीनियर है वह अभी अभी सोकर जाने की एक झपकी लेकर उठे हुए हैं। चलो आराम से बैठकर आराम से बातें करते हैं और सभी लोग आराम से मिलकर एक झपकी लेते हैं। ये बात सुनने के बाद जो युनलांग होती है, युनवांग होती है, वो उससे कहने में लगी होती है, क्या ये भी वहाँ से कुमियान हॉलीलैंड से नहीं है? और सभी को वहाँ सभी लोग आपस में बातें करते हैं, वहाँ पर हंसना चालू कर देते हैं। काफी ज्यादा हैप्पी लग रहे हैं सभी लोग तभी। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे लेकर युनवांग काफी से कंफ्यूज है। दूसरा हमें यूहा पैलेस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर उसका जो एंसेस्टर होता है वो काफी घबराया होता है और क्या लगता है, मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा समय तक जिंदा रह चुका हूँ और मेरी लाइफ में ऐसा पहली बार हो रहा है जब मैं कुछ ऐसा सुनने में लगा हुआ हूँ। यहाँ पर एक जो बंदा आया होता है वो उसे बता रहा होता है, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे एक ऐसी डेड बॉडी मिली हुई है जिसे पूरी तरीके से चूस लिया गया है और उस बॉडी के अंदर जितनी भी पावर थी स्पिरिचुअल रूट की, वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ली गई है किसी अननोन फोर्स के द्वारा। यहाँ पर सिर्फ कुछ ऐसे ही गिने चुने लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं और इन्हें ढूंढना इतना तो मुश्किल नहीं होने वाला। और तो और जिस बंदे ने इस मैटर के बारे में हमें रिपोर्ट किया है, उसके रिपोर्ट के अनुसार जो भी उसने बताया, उसका एक हाथ काट देगा तो ह्यूमन के द्वारा। जो वो बंदा था वो एक हैंडसम बंदा था और वो ग्रीन ड्रेस में फिरा करता था, कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ और लॉन्ग हेयर के साथ। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर हमें यूयांग को दिखाया जाता है। क्या लगती है, ये बात सुनने के बाद मुझे कुछ महसूस क्यों हो रहा है जाना पहचाना। और वो क्या लगती है, जिसके बाल ग्रीन है और कपड़े पहने हुए और बड़े बड़े लंबे बाल हैं, कहीं ये बंदा भाई तो नहीं जिस सीनियर के बारे में बात कर रहे होते हैं। और उसके बारे में सोच रही है, उसका चेहरा टमाटर से लाल पड़ जाता है। भाई इतनी शर्मा क्यों रही है जब उसके बारे में सोच रही हो तो, और बुरा सोच रही है ऊपर से। और भाई वो बंदा हैंडसम भी, ये बात तो माननी पड़ेगी। और क्या लगती है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तभी यहाँ पर जो कुछ लोग होते हैं वो ये बात सुनने के बाद क्या लगते हैं, क्या जिस मिस्टीरियस मैन की तुम बात करने में लगे हुए, क्या ये वही बंदा तो नहीं है? नहीं, जिस एंसेस्टर से जो हमारे जो एंसेस्टर है वह उससे मिलने के लिए गए थे कुछ समय पहले। क्या ऐसा हो सकता है कि ये बंदा हम पर अटैक करने के लिए आ रहा है और वहाँ पर जो एंसेस्टर होता है उसके पसीने छूट जाते हैं? और क्या लगता है, अगर सच में वही बंदा है तो ये वाकई में हमारे लिए बहुत तो बुरी बात है। लास्ट टाइम हम लोग वहाँ पर चले गए थे तो उन्होंने, उस बंदे ने हमारा बिल्कुल भी फायदा नहीं उठाया। और तो और उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल लोग हैं और सभी के सभी लोगों में से वहाँ पर कुंजुलजी भी है। लेकिन इस तरीके का व्यवहार करने के बाद हम उस बंदे को इस तरीके से नहीं छोड़ सकते। अब जबकि मैंने यूए वहाँ की डिस्क्रिप्शन को सुन लिया है और मुझे उसने उसकी एक्सप्लेनेशन करके बता दिया है, तो मुझे लगता है कि ये बंदा वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक है, काफी ज्यादा डेंजरस है। और मुझे इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि इस तरह की इविल हरकतें करेगा और किसी बंदे की लाइफ स्पैन को एब्जॉर्ब कर लेगा। आखिरकार इस बंदे का पर्पस क्या है, चाहता क्या है? तभी वहाँ पर जो बंदा होता है वो क्या लगता है, एंसेस्टर, मुझे एक चीज अचानक से याद आ चुकी है। और बताता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी रूमर्स फैले हुए ह्यूमन वर्ल्ड में, और बताया जाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे ह्यूमन कल्टिवेटर्स है जो कि सेम इसी तरीके से मारे गए हैं, जो कि अपनी सोल्स को खो चुके हैं और उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, स्पिरिचुअल रूट है, वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर ली गई है किसी इविल के द्वारा। और सबसे ज्यादा डरावनी चीज तो ये है कि इस बंदे को किसी इविल आर्ट के द्वारा, डीमन क्लैन के इविल आर्ट के द्वारा एब्जॉर्ब मतलब मारे गए हैं सभी को। और उन लोगों के मरने के बाद उनकी सोल्स को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया गया है एक मॉन्स्टर्स में। और उनके रिफाइन होने के बाद तो वो तो किसी कल्टिवेटर से भी ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। और इस बार जो डिस्क्रिप्शन बनाई गई है जो किलर की, वो उस डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल भी मैच खाती है। तभी हमें कुछ डिटेल्स के बारे में बताया जाता है कि जिस वर्ल्ड में जियांग चन ट्रैवल्स किया है उसमें इस वर्ल्ड को 3 लेवल्स में बांटा गया है।
टॉप से लेकर बॉटम तक। सबसे पहले तो इमॉर्टल रियलमी जो कि सबसे ज़्यादा टॉप पर है, उसके बाद आता है ह्यूमन रियलमी, फिर उसके बाद आता है डीमन रियलमी जो कि मिडल में मौजूद है, और एंशिएंट क्लैंस है ना वो सभी के सभी मिडल में मौजूद है। आई मीन ह्यूमन और डीमन मिडल में मौजूद है और जो एंशिएंट क्लैंड है वो बॉटम में मौजूद है, और बाकी जो स्पेस है वो सब वॉइड में चले जाते हैं। और जहाँ पर जितने भी डीमंस हैं, आई मीन डीमन क्लैंस है, सभी के पास अपना एक खुद का सेक्रेट ट्री है, और उस सेक्रेट ट्री के द्वारा ही उनको डिवाइन पावर्स प्रोवाइड कराई जाती है, जिसके कारण जो डीमन क्लैन है वो कल्टिवेट कर सकता है। और हमारा जो इमॉर्टल रियलमी है वो पूरी तरीके से हर तरीके से आइसोलेटेड है, और इन दो रियलमी से बहुत ही कम कॉन्टेक्ट बनाकर रखता है। और तो ये भी कहा जाता है कि जो इमॉर्टल रियलमी है उसके अंदर सिर्फ खजाना ही खजाना है, ट्रेजर ही ट्रेजर है। लेकिन इस इमॉर्टल रियलमी के अंदर जाना काफी ज्यादा खतरनाक, आई मीन काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। सिर्फ कुछ ही ऐसे कल्टिवेटर्स हैं जो कि ब्रेक थ्रू कर सकते हैं अपनी खुद की कल्टिवेशन से और असेंड कर सकते हैं इमॉर्टल रियलमी में। लेकिन एक बार वह इमॉर्टल रियलमी में चले जाते हैं तो वो वापस भी कभी नहीं आ सकते। और ह्यूमन रियलमी के जो बॉर्डर्स हैं उनके आसपास कई सारे डीमन ट्राइब के फोर्सेस हैं, जिसके कारण वहाँ पर कई सारी वॉर्स चलती रहती है। और तो और एंशिएंट क्लैन की बात करें तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो वाकई में बहुत ज़्यादा खराब है। वहाँ पर कई सारे ट्रिब्यूल्स होते रहते हैं, भले ही वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे एंशिएंट ट्रेजर भी पाए जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि उससे ज़्यादा खतरनाक एनवायरनमेंट को झेल सके तो उसकी किस्मत वाकई बहुत चमक जाएगी। तो वहाँ पर तुम एक स्पिरिट आर्टिफैक्ट भी पा सकते हो और तुम्हारी कल्टीवेशन स्काई रॉकेट बढ़ जाएगी। और इसी तरीके से ह्यूमन वर्ल्ड में भी इस तरह के इंसिडेंट हो रखे हैं, तो हमें इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी कुछ होने में लगा हुआ है वो डीमंस होंगे या तो ह्यूमंस होंगे पावरफुल। ये बात सुनने के बाद एंसेस्टर कहने लगता है कि यहाँ पर जो इनोसेंट लोग हैं उन सभी को इफेक्ट ना करते हुए और उन सभी को बचाने के लिए हमें इस बैटल को करना ही होगा। अब कोई चारा नहीं बचा हुआ हमारे पास। और यहाँ पर जितने भी लोग मारे गए और डीमंस के दौरान सभी के सभी की जो स्पिरिचुअल लूट है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल थी, और उन सभी के सभी स्पिरिचुअल रूट वाले बंदों की स्पिरिचुअल रूट को एब्जॉर्ब कर लिया गया है। क्या होगा अगर इतने ज्यादा पावरफुल लोग एक साथ इकट्ठे जुड़ गए, इसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता कभी भी। तभी जो यूएआ होती है वो अपने एंसेस्टर को बहुत ज्यादा परेशानी में देखकर काफी तक घबरा रही होती है और कह रही होती है, एंसेस्टर के चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि एंसेस्टर काफी ज्यादा सीरियस हो रहे हैं। और दूसरी तरफ हमें जैक चैन के घर का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा सरप्राइज और शॉक होता है, और वो यून वहाँ की बातों को अभी भी सोचने में लगा हुआ था और कह रहा होता है, क्या तुम सच में यहाँ पर रहना चाहती हो? तुम्हारी सिस्टर के साथ तुम्हारे साथ कॉन्फ्लिक्ट में फाइट है क्या? इसलिए यही रीजन है कि तुम अपने घर से भागकर यहाँ पर आ गई और मेरे साथ रहना चाहती हो? और ये सब चीजें अपने दिमाग में सोचने में लगा हुआ है और कहने लगता है, ये बात तो सही है कि मैंने मिस यूवी यहाँ की सिस्टर से पहले भी मिल चुका हूँ, लेकिन जैसा कि तुम कहने में लगी हुई हो कि वो मुझे हार्म करे या फिर कुछ चोट वोट पहुंचे, ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने मेरे साथ। हमने बस 2 ट्रांजैक्शन किए हैं। मुझे लगता है कि हमारे बीच में कुछ गलतफहमी हो गई और तुमने कुछ गलत समझ लिया है। क्यों ना हम बैठकर आराम से मिलकर यहाँ पर बात करें डिटेल में। ये बात सुनने के बाद जो यून वहाँ होती है वो कहने लगती है, सीनियर आप वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। आपने सिर्फ उसकी कल्टीवेशन बढ़ाने में उसकी मदद ही नहीं की है, बल्कि मैं आप बिल्कुल उसकी जितने बुरे काम किए आपके लिए उन्होंने सभी को इग्नोर कर दिया है। आखिरकार आप इतने ज्यादा अच्छे कैसे हो सकते हैं? आप तो बिल्कुल सेंट के माफी कह रहे हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यूलांग होती है, दुलिंग होती है, वो डायरेक्टली जाकर यूनवांग के पास जाती है और उसके दोनों को एक हाथ को पकड़ते हुए उससे कहने लगती है, आपको सीनियर की बातों को सुन लेना चाहिए। मिस यूनवांग, आपको ये चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सीनियर के होते हुए आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। और इतना ज्यादा अच्छी तरीके से जब ये दोनों यूनवांग को ट्रीट करते हैं तो वो काफी तो खुश हो जाती है और शर्माते हुए कहने लगती है, जैसे ही मैं अपने सीनियर की तरफ देखती हूँ जब भी, तो मेरे दिल की धड़कनें होती है वो काफी ज्यादा तेज हो जाती है। इसकी जो हमारे सीनियर की जो स्माइल है वो वाकई में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मेरी पूरी लाइफ में मैं उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मतलब टोटली प्यार में पड़ चुकी है। तभी वहाँ पर कहने लगती है सब दोनों की दोनों, तुम वहाँ पर मत खड़ी रहो, अंदर चलो। और वो मन में सोच तो कहने लगती है कि जो हमारे सीनियर की जेंटलनेस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, एक बहुत ज़्यादा अच्छा गिफ्ट है मेरी लाइफ का। और उसकी आंखें इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि उसको देखने के लिए तो मैं पूरी ज़िंदगी बिता दूँ और कभी भी नहीं थकूंगी। उसकी हर एक स्माइल, उसकी हर एक नज़र, हर एक सांस, मैं दिल से उन्हें प्यार करती हूँ और उनकी जो काइंडनेस है उसको तो मैं कभी भूल भी नहीं सकती। और तो और हमारे सीनियर की टॉप नॉच कुकिंग स्किल, मज़ा आ गया। और जैसे ही वो अपने सीनियर के हाथ के बना हुआ खाना खाती है तो वो कभी खुश हो जाती है और कहने लगती है, ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। और तो और मेरा जो कल्टीवेशन है वो भी काफी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। आखिरकार ये किस तरीके का मिरेकल है? जैसे ही मैं हर एक बाइट लेती जा रही हूँ तो मेरे 10 साल का कल्टीवेशन बढ़ता जा रहा है। अब तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस घर को इस सीनियर को छोड़कर कभी भी नहीं जाने वाली, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। और वो जल्दी खाना चालू कर देती है। ये बात देखने के बाद जैक मुझसे कहता है, आराम से खाओ, तुमसे कोई छुड़ाने नहीं वाला। और किस कहने लगता है, खैर एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे जो काम है वो मेरी अरेंजमेंट पर ही रहेगा, तो मेरी हर आज्ञा का पालन करना होगा। क्या तुम इस बात को लेकर चलोगा? तुम्हें ये बात चलेगी क्या? ये बात सुनने के बाद जो यूनवांग होती है वो उससे लगती है कि अगर आप मुझे अपने साथ रखने के लिए मान जाते हैं तो मैं आपके लिए कुछ भी करने लिए तैयार हूँ,
कुछ भी से मतलब है, कुछ भी, समझ रहे हो गाइस, कुछ भी। ये बात सुनने के बाद जैंग चेन मान जाता है और उससे क्या लगता है, यहाँ तक मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी कल्टीवेशन में कोई तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेंटली मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स तो जरूर ही दे सकता हूँ। जब तुम्हारी सिस्टर यहाँ पर आई थी तब वो अजीब तरीके से बात करने में लगी हुई थी। उस वक्त वो काफी ज्यादा नर्वस थी, लेकिन इस बात को लेकर मैं काफी ज्यादा श्योर हूँ कि वह लड़की बिल्कुल भी बुरी नहीं है। टॉलरेंस एक ऐसी चीज है जो कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तुम्हें दूसरे लोगों के साथ अगर मैच खाना है तो। यही एक स्पिरिचुअल कल्टीवेशन की फॉर्म है। और किसी बंदे की टॉलरेंस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी तो वो बंदा उतना ही ज्यादा पावरफुल बनता जाता है। क्या तुमने पोइट्री मेरे मेरे से लास्ट टाइम पर बाय नहीं की थी? क्या तुम मेरे साथ मिलकर पोइट्री लिखना चाहोगी? ये बात सुनने के बाद जो यूनुहांग होती है वो उससे लगती है, क्या ये क्या मेरा एक ऑप्शन है? तभी वो जैंग उसे बताना चालू करने लगता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, कॉन्सेप्ट से लेकर सॉइल सिलेक्शन तक, नीडिंग, फायरिंग, ग्लेजिंग, रीफायरिंग और पॉलिशिंग। और दूसरे मन में सोचते कहने लगता है कि आजकल जो मेरे द्वारा बनाए गए प्रोक्लीन है वो काफी ज्यादा इस तरह से बेचने में लगे हुए हैं यूएया सिटी में, तो मैं बस इससे इसी बात में मदद मांग सकता हूँ कि ये मेरी मदद करे प्रोक्लीन को बेचने में सिटी में। शायद ऐसा हो सकता है कि इस मंथ हम कुछ अच्छा ज्यादा मीट वगैरह वाला अच्छा खाना खा सके। ये बात सुनने के बाद जो यूनुआंग होती है वो उससे कहने लगती है, खैर मुझे सीनियर की बातों में कुछ भी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ये चीज वाकई में शॉकिंग है। मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि सीनियर के पास कुछ ना कुछ प्लान तो जरूर होगा। और जैंग चेन उससे क्या लगता है कि मुझे पता है कि मिट्टी बहुत ज्यादा गंदी होती है, लेकिन उसको अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद, प्रोक्लीन बनाने के बाद और फायर से चलाने के बाद वह चीज काफी ज्यादा अच्छी बन जाती है। तुम्हारे पास जितना ज्यादा टॉलरेंट होगा उतना ही ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम इसे बिल्कुल भी रेजिस्ट मत करना कि तुम गंदी हो जाओगी, और तुम पेशेंटली उस प्रोक्लीन को शेप देना। और ऐसा करती हो तो तुम उस चीज को किसी मैजिकल आइटम के थ्रू, मतलब मैजिकल आइटम बना सकती है उसको। ये बात सुनने के बाद वो काफी तो खुश हो जाती है, और इस समय के दौरान तुम यहाँ पर इंतजार करना ताकि तुम्हारी सिस्टर तुम्हें वापस लेने के लिए यहाँ पर जरूर आ जाएगी। ये बात सुनने के बाद वो शौक हो जाती है, उससे लगती है, क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम उसे भी यहाँ पर आने देना चाहते हो, तुम्हारे कहने का मतलब मेरी सिस्टर को? ये बात सुनने के बाद जो जैंग चेन होता है वो उससे पूछ लगता है, क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुम अपनी सिस्टर को यहाँ पर आने नहीं देना चाहती हो? और भाई हमें दिखाया जाता है उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो काफी ज्यादा ठरके वाले होते हैं, और उसका चेहरा टमाटर लाल पड़ा होता है, और वो कहने लगती है, सीनियर आप जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। आखिरकार आपने उसे यहाँ पर पूछा ही क्यों आने के लिए? मैं क्या आपके लिए काफी नहीं हूँ? तभी जैंग चेन हंसता है और उससे कहने लगता है, ये काफी अच्छी बात है, तुम अपनी सिस्टर को एक लेटर भेजो यहाँ पर आने के लिए, और उससे कहना कि तुम वह यहाँ पर जल्दी से आ जाए और हम तुम दोनों के बीच की जो लड़ाई है उसे सॉल्व कर लेंगे। और जैंग चेन मन में सोचते कहने में लगा हुआ होता है कि मैं दूसरों के सिबलिंग्स के बीच की रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, और मैं एक बुरा बंदा नहीं बनना चाहता। जितना जल्दी होगा, हम जितना जल्दी एक्सप्लेन करें चीजों को, उतना ज्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। ये बात सुनने के बाद सभी के सभी लोग वहाँ पर काफी तो खुश हो जाते हैं, और यूनुआंग कहने लगती है, क्या मुझे अपनी सिस्टर को एक लेटर भेजना? खैर जो भी हो, जो सीनियर बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। और जैंग चेन उससे कहने लगता, अच्छा ठीक है, हमारे बीच में ये डील हो गई है, जैसे ही हमारा खाना खत्म हो जाएगा हम अपना काम चालू कर देंगे। तभी नेक्स्ट सीन में हमें उसके हाथों में एक चीज को दिखा जाता है, जिसको देखने के बाद वो काफी शौक हो जाती है, और हमें पता चलता है ये यूनुआंग है, जो कि इसके हाथों में एक लेटर होता है। इसको पढ़ने के बाद वो डर जाती है, उसके शरीर कांपने लगता है, और तो कुछ भी समझ में नहीं आता, कह रही थी ये सब क्या चल रहा है, ये सब क्या है? ये तो मेरी सिस्टर का लेटर है, और इसमें लिखा हुआ है कि मेरी सिस्टर चाहती है कि मैं उस कैबिन में जाऊँ, यानी कि उस जैंग चेन के घर पर जाऊँ, यानी कि उस सीनियर के। जैसे ही वो सिस्टर ये बात सुनता है तो वो शौक हो जाता है, और उससे लगता है क्या कि ये लेटर है वो एक वॉर के लिए भेजा गया है। और यूवी आग कतई कंफ्यूज होती है, और इसके लगती है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वह कहने में लगी हुई होती है कि मैं इस समय पर सीनियर जैंग चेन के द्वारा पढ़ाई जा रही है, मतलब उनके द्वारा मुझे थोड़ा पढ़ाया जा रहा है और स्टडी कर रहे हैं सीधे मतलब से, और मुझे पोएट्री सिखाया जा रहा है सीनियर जैंग चेन के द्वारा। और वो कहने लगती है, क्या सच में मेरी सिस्टर को इस बंदे के द्वारा पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया है, और तो और एक साइंटिस्ट को ये पोएट्री बनाना सिखाया है, आई मीन पोटरे, सॉरी गाइस। और उसी शॉकिंग सरप्राइज के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। मुझे पता है कि थोड़ी शॉर्ट कमिंग्स है, मुझे थोड़ा मतलब होता है थोड़ा बहुत खराब, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और कुछ दिन बंद करने के बाद ना अजीब सा लगता है पहली पहली बार करो तो। वैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो आप लोग लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना, और रिकमेंड करना कुछ अच्छा सा नई सीरीज, तो मैं इसको जरूर ट्राई करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, साइनिंग आउट।